डियर स्टूडेंट्स, आई होप कल की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बार बार वीडियो देखते रहें, रिवाइज करते रहें। आज आगे की बात करते हैं। कल हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा। आवेश के गुण पढ़े तथा आवेश के अभिलक्षण भी पढ़े। उसके अलावा आवेश और द्रव्यमान की तुलना करके भी हम लोगों ने बात की। आवेश और द्रव्यमान की तुलना में हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश भी अदिश राशि है और द्रव्यमान भी अदिश राशि है। परंतु यदि आवेशों की निश्चरता की बात की जाए तो आवेश पर तो निश्चरता का गुण लागू होता है, परंतु द्रव्यमान पर नहीं होता है। साथ ही साथ हमने एक बात और पढ़ी कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान के साथ आवेश सदैव संबद्ध हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने 2 उदाहरण पढ़े थे, फोटोन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी आवेश की स्थिरता और आवेश की गतिशीलता के विषय में। यदि आवेश स्थिर होते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आवेश गतिशील होते हैं, गतिशील आवेश किसको कहा गया था? जिसका वेग नियत था, अर्थात जिसका त्वरण शून्य था, तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसके अलावा फिर अपन ने बात की थी त्वरित आवेश के बारे में। त्वरित आवेश किसको कहा गया? जो कि परिवर्तनशील वेग से गति करता है, अर्थात जिसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के आवेश विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न करते हैं। आज हम बात करेंगे आवेशों के बीच में लगने वाले बल की। आज बात करेंगे आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में। तो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को सर्वप्रथम कुलोम नाम के वैज्ञानिक ने समझाया था। आवेशों के बीच में लगने वाले बल को किसने समझाया था? कुलोम नाम के वैज्ञानिक ने। फिर बात करते हैं बल। बेसिकली बल क्या होता है? 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल क्या है? पुल एंड पुश। नॉर्मली किसी चीज़ को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब खींचने या धक्का देने के लिए कम से कम 2 वस्तुएं होनी आवश्यक है। इसका मतलब यदि बल की बात की जाए और आवेशों के बीच में लगने वाले बल की बात की जाए तो आवेश मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। कम से कम 2 आवेश। कम से कम आवेश कितने होने चाहिए? 2। इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल दिया था कुलोम ने, जिसे हम नाम देते हैं कुलोम का नियम। कुलोम का नियम। कुलोम के नियम के अनुसार उन्होंने एक चीज़ मेन बताई थी कि उनका ये जो नियम है वह केवल कब कार्यरत होता है? बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए। तो यदि आपको कुलोम का नियम अप्लाई करना है तो आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश। तो इन सभी बातों को समझने से पहले आवश्यक है कि आप ये जान लें कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। ठीक है, बिंदु आवेश सबसे पहले बात करते हैं। बिंदु आवेश नाम से स्पष्ट है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब जिनका आकार बहुत कम होता है। अपन बात करेंगे ऐसे आवेश जिनका परिमाण, ऐसे आवेश जिनका परिमाण इनकी बीच की दूरी की तुलना में, बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। तो बिंदु आवेश कौन से आवेश होंगे? ऐसे आवेश जिनका परिमाण इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। क्या कहलाते हैं? बिंदु आवेश कहलाते हैं। तो
कूलोम का नियम कहाँ काम करता है? केवल और केवल बिंदु आवेशों पर। बिंदु आवेशों पर काम करता है। तो आगे अपन पढ़ते हैं कूलोम का नियम। कूलोम के नियम में मुख्यतः 4 बातें बताई गई। कूलोम के नियम में मुख्यतः 4 बातें बताई गई। पहली बात क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल। ये जो चारों बातें हैं वो बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करने वाले बल के लिए ही होगी। तो अपन बात करते हैं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल। पहली बात, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरी बात, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो है समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के है व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद उन्होंने बताया कि यह बल सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। और चौथी और आखिरी बात उन्होंने बताई कि यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि दोनों आवेशों को जहां रखा गया है उनके बीच माध्यम कैसा है। अपन क्या कहेंगे? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर। तो यहां अपन कूलोम के नियम की बात कर रहे हैं। कितनी बातें बताई गई कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन क्या मान के चलिए कि मान लिया दो बिंदु आवेश है। अब दो बिंदु आवेश है तो आवेशों का कुछ ना कुछ परिमाण भी लेना पड़ेगा। दो है तो अपन कह देते हैं Q1 व Q2। दो आवेश हैं, Q1 व Q2 दो आवेश हैं। फिर दूसरे पॉइंट में अपन ने देखा कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो अपने को बीच की दूरी भी लेनी पड़ेगी। तो अपन क्या कहेंगे कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके मध्य दूरी R है। तो यदि अपन कूलोम का नियम इस पे अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से क्या होगा? F समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तो पहला आवेश है ये, इसका परिमाण हो गया ये, दूसरा आवेश है ये हो गया दोनों का गुणनफल। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है कि F समानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के। ठीक है, यदि दोनों को साथ में लिखा जाए, ये सारी चीज़ें आपको आती है पहले से, 11th में अपन पढ़ चुके हैं। दोनों को साथ में रखा जाए तो F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा R²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक लगेगा। यहाँ नियतांक लिया जाता है K। परिमाण मैं अब नहीं ले रही हूँ, K Q1 Q2 बट्टा R²। ठीक है, यहाँ K क्या है? समानुपातिक नियतांक। समानुपातिक
नियतांक। नियतांकों के विषय में अपन 11वीं क्लास में खूब पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। के समानुपातिक नियतांक है। यहाँ के लिए कुछ खास बातें हैं। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। यहाँ यूनिट के लिए मैं जगह छोड़ रही हूँ, अभी आपको आगे जाकर इसकी यूनिट भी सिखा दूंगी। जहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नई चीज आ गई, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, के है समानुपातिक नियतांक, वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9। अब बारी आती है मात्रक की। तो मात्रक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं के लिए। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आर स्क्वायर इधर गुणा में जाएगा, एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 आ जाएगा बट्टे में। फिर जैसा आपने 11th में पढ़ा था, आप अच्छे से जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है। यदि इसको मात्रक के पदों में लिखा जाए, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। आवेश का मात्रक अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, तो आवेश का मात्रक कूलोम होता है। आवेश 2 बार है तो ये हो जाएगा कूलोम स्क्वायर। इट मीन्स आपको के का मात्रक क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलोम स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ। नाउ बात करते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बारे में। तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि आप जानते हैं 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, के पे। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के। 1/4 पाई कांस्टेंट है, इट मीन्स एप्सिलॉन नॉट के। तो जो के का मात्रक है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की घात -12। मात्रक क्या आएगा, इस के वाले मात्रक का उल्टा, कूलोम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कूलोम का नियम। कूलोम का नियम क्या बताता है, कूलोम का नियम बताता है दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में। बल का सूत्र देता है और उसके विषय में 2 बातें और बताई जाती है। कौन कौन सी कि इस बल का मान दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, और इस बल का मान माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। फिर सूत्र में अपन ने पढ़ा कि F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ से अपने को K मिला। K एक समानुपातिक नियतांक है जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है और जिसका मात्रक भी बता दिया है। ध्यान रखें कि ये जो K की वैल्यू और जो K का मात्रक है वो दोनों MKS पद्धति में है। फिर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान क्या है 8.854 इंटू 10 की घात -12 कूलोम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब के समानुपातिक नियतांक है, के की वैल्यू पता है, के का मात्रक पता है। तो अब बारी आती है के की विमा की। लेट्स स्टार्ट विद के की विमा। विमा निकालने का सबसे आसान तरीका अपन 11th में पढ़ चुके हैं। वो तरीका क्या था कि जो भी आपके पास मात्रक है उन मात्रकों की विमा लिख दीजिए, आपको जिस राशि की विमा चाहिए वो आराम से मिल जाती है। न्यूटन की विमा 11th में अच्छे से याद की थी, m1 l1 t-2। फिर है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर की विमा l2। देन कूलोम स्क्वायर, तो कूलोम की विमा अपन ने कल ही याद करी है। कूलोम की विमा क्या थी, m0 l0 t1 a1, और यहाँ क्या है कूलोम स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब पहले ऊपर वाली सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाली सॉल्व कर लेते हैं। m1 l3 t-2
L1 और 2 ऐड होकर 3 हो गए। देन इसको स्क्वायर कर देते हैं, M1 L0 T2 A2, इनको ऊपर भेजते हैं। ऊपर भेजने के बाद M1 L3 T-2, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रह जाएगा, नीचे वाले की घातों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, T-2 A-2। सॉल्व करते हैं, M1 L3 T-4 A-2, तो ये मिलेगी K की विमा। क्या मिली, कैसे मिली? सबसे पहले बात करते हैं K के मात्रक की। मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। न्यूटन की विमा लिखी मैंने M1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की विमा लिखी L2, और कूलम की विमा लिखी M0 L0 T1 A1, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। देन पहले इन दोनों को सॉल्व किया, स्क्वायर खोला, इसको ऊपर ले गए और उसके बाद पूरे को सॉल्व करके साथ में लिख दिया। अब ये K की विमा है, तो जैसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक K का उल्टा होता है, उसी प्रकार विमा भी K की उल्टी होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा आ जाएगी 1/M1 L3 T-4 A-2। इट मीन्स सबके चिन्ह बदल दीजिए, M1 M-1 L-3 T4 A2, ये विमा आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। अब बात करते हैं एक कूलम आवेश की। किसकी बात करते हैं? एक कूलम आवेश की। एक कूलम आवेश के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देते हैं? सबसे पहले F का फॉर्मूला लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देन एक कंडीशन लगाते हैं, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम तथा R बराबर 1 मीटर, देन क्या मिलेगा? F बराबर K। F बराबर K मिला तो K का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। F बराबर K है तो यहाँ यूनिट किसकी आएगी? बल की। अपन क्या कह सकते हैं कि यदि निर्वात या वायु में, यदि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखें, यदि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेशों के बीच लगने वाला बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलम होगा। खास बात क्या हुई कि अपन ने कहा निर्वात या फिर माध्यम। यहाँ अपन एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात के लिए, माध्यम भी आ सकता है, आगे बात करेंगे। तो यहाँ के हिसाब से अपन क्या कहेंगे कि यदि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे एक मीटर की दूरी पर रखे हुए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो उन दोनों आवेशों का परिमाण 1 कूलम होता है। ये किसके लिए था? निर्वात के लिए। ध्यान रखें कि ये जो नॉट का साइन है ये निर्वात के लिए काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं माध्यम की। माध्यम के लिए बात करते हैं तो F के साथ मैं M लिख दूंगी। M किसका सिंबल है? मीडियम। मीडियम यानी कि माध्यम। ध्यान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था वहां पे, यहाँ अपन सिर्फ लिखेंगे एप्सिलॉन। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एक चीज ध्यान दें कि यदि मैं इसको लिखती हूँ तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो निर्वात के लिए है और ये किसके लिए है? मीडियम मतलब माध्यम। और माध्यम में यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। ठीक है। देन बात कर लेते हैं
एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बारे में। एप्सिलॉन नॉट क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। अब बात करते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसको व्यक्त किया जाता है एप्सिलॉन, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं स्मॉल आर। एप्सिलॉन आर बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता। तो यदि अपन परिभाषित करना चाहें, जैसा कि मैंने नोट्स में आप लोगों को लिखकर प्रोवाइड करवा दी है, परिभाषा क्या हो जाएगी? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। तो यहाँ अपन क्या बात करेंगे कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता, ये आ जाएगी परिभाषा। ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसी परावैद्युतांक को, ये तो विद्युतशीलता के पदों में निकला है, और अगर अपन इसको बल के पदों में निकालना चाहें तो क्या प्रोसीजर रहेगा? हम डिवाइड करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से। ध्यान दे थोड़ा सा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे तो F अपॉन एफ एम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे। अपने को क्या मिलेगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो F अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर के बराबर। तो इन शॉर्ट अपन क्या कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर बल के पदों में हो जाएगा F अपॉन एफ एम। F क्या है? निर्वात में बल, और ये क्या है? माध्यम में बल। तो यहाँ एप्सिलॉन आर के अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े। एक तो क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता, और दूसरा है निर्वात में बल बट्टा माध्यम में बल। इसको आप इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें। आगे बढ़ते हैं एप्सिलॉन आर के बारे में। अभी अपन ने एप्सिलॉन आर किया, परिभाषा पढ़ ली, सूत्र पढ़ लिया। अब बात करते हैं विमा की। एप्सिलॉन आर एक विमाहीन राशि होती है। एप्सिलॉन आर एक विमाहीन राशि होती है। हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1.00059। निर्वात के लिए 1। और सुचालक में बेसिकली अपन क्या लेते हैं? धातुएं। तो सुचालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है अनंत। ये बहुत ही काम की बात है। इसकी एक टेबल आपकी बुक में दी हुई है, यदि बुक अवेलेबल हो तो देख लेना। बाकी ज़्यादातर काम में हवा, निर्वात और सुचालक के लिए जाते हैं। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इसी के साथ। वो क्या है कि यदि F तथा FM में संबंध निकाला जाए, F और FM के बीच के संबंध की बात की जाए, तो FM, यहीं से बात कर रही हूं मैं, FM बराबर F अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या है कि यदि हम माध्यम में जाते हैं तो निर्वात की तुलना में बल का मान कम हो जाता है। देखिए, ये निर्वात में बल था। निर्वात में बल में अगर आप एप्सिलॉन आर से उसको डिवाइड करते हैं तो माध्यम में बल प्राप्त होता है। इसका मतलब माध्यम में
बल का मान निर्वात की तुलना में, माध्यम में बल का मान निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। माध्यम में बल का मान निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। तथा यदि सुचालक ले लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दें, यदि सुचालक ले लिया जाए तो एफ एम बराबर एफ अपॉन इन्फिनिटी, इट मीन्स 0। तो सुचालक माध्यम के लिए बल का मान 0 होता है। सुचालक माध्यम के लिए बल का मान 0 होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। एप्सिलॉन आर विमाहीन राशि है। हवा के लिए इसका मान बताया है, निर्वात के लिए बताया है, और सुचालक के लिए होता है अनंत। फिर दोनों में संबंध निकाला, इसी समीकरण से निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ एप्सिलॉन आर का मान सुचालक माध्यम के लिए मैंने इनफाइनाइट रखा, देन एफ एम का मान कितना मिला, 0। तो माध्यम के लिए बल का मान कितना हो जाता है, 0। कौन से माध्यम के लिए, सुचालक माध्यम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कूलोम नियम का सदिश निरूपण। कूलोम नियम के सदिश निरूपण के बारे में कल पढ़ेंगे। आज वाले को अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट।